नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण संधि में भी दीर्घ संधि पर उदाहरण सहित चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए आगे बढ़ते हैं और संधि पर चर्चा करते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? तो वर्णद्वय सम्मेलनेन यत् स्वाभाविकम परिवर्तनम भवति तदेव संधि। अर्थात दो वर्णों के मिलने से जो स्वाभाविक परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। पश्यन्तु स्वमातृभाषायाम अपि, अर्थात अपनी मातृभाषा में भी आप लोग देखेंगे, जैसे मार डाला कहते हैं, मार डाला तो वयम वदामः मार डाला, है कि नहीं? ऐसे चोर ले गया, वयम वदामः चोर ले गया। ऐसा अत्यंत स्वाभाविक प्रक्रिया, अर्थात ये स्वाभाविक होता है। हम अपने दैनंदिन जीवन में स्वाभाविक रूप से शब्दों की वर्णों की संधि करते रहते हैं, किंतु हमें ज्ञात नहीं होता है कि हमने संधि कर दी है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारे ऋषि मुनियों ने संधि प्रकरण रखा। तो ये संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि जानने से पहले हमको जानना होगा कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है। अब वो 9 स्वर कौन कौन से हैं? तो आ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 9 स्वर होते हैं। अब आप कहेंगे बड़ा, बड़ी, ये क्यों नहीं? अरे इनका आ, ई, उ, री और लृ का ही बड़ा रूप बड़ा, बड़ी, बड़ी, बड़ी री, बड़ी लृ होते हैं। ठीक। अब आइए स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से जब मेल होता है तब स्वर संधि होती है। तो यही स्वर वर्ण है, इनका जब इनसे ही मेल होगा तो स्वर संधि होगी। अब स्वर्ग में भी हम यदि दीर्घ की चर्चा करें तो यहाँ पर आ, ई, उ, री, इनका दीर्घ होता है, इनका बड़ा रूप होता है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होती है। अब दीर्घ संधि समझने से पहले सबसे पहले हम पद विच्छेद को समझें। अब राम पद है तो राम बना कैसे है? क्योंकि बिना स्वर की सहायता के व्यंजन पूर्ण नहीं होते हैं। ये आपने कक्षा 9वीं में भी पदच्छेद पढ़ा होगा, किंतु स्मरण कराने के लिए मैं पुनः आपको यहाँ बता देता हूं। जैसे राम है तो यहाँ रा धन बड़ा आ, रा में हलंत है, आप देखेंगे, मतलब रा अभी आधा है, बड़ा आ मिल जाएगा तब वो रा बनेगा। ऐसे ही माँ हलंत है, जब छोटा आ मिल जाएगा तो माँ बन जाएगा। इस तरह से राम बना है। अब कोई कहे कि राम का अंतिम वर्ण क्या है, तो क्या होगा? पद विच्छेद बता रहा है कि आ होगा, इसलिए राम में अंतिम वर्ण आ है। अब रमा को देखें तो रमा का अंतिम वर्ण क्या है? देखें आप, रा धन आ, मा धन आ, तो आ है बड़ा। रवि का अंतिम वर्ण ई है, भानु का अंतिम वर्ण उ है, पितृ का अंतिम वर्ण री है। इस प्रकार से आप लोग संधि के समय ये ज्ञात कर पाएंगे। आइए वयम क्रमशः संधि नाम चर्चा कुर्मः। क्रमशः हम लोग संधि की चर्चा करते हैं और सबसे पहले हम दीर्घ संधि को देखते हैं। यदि आ, ई, उ, री स्वराणाम संयोगः सवर्णेन इत्युक्ते क्रमशः आ, ई, उ, री इत्येतैः सह भवति तदा वर्णद्वयस्य स्थाने दीर्घस्वरा भवति। अर्थात आ, ई, उ, री का आ, ई, उ, री से ही क्रमशः संयोग होता है, तब ये क्रमशः वर्ण दीर्घ रूप में हो जाते हैं। अब देखें एक डायग्राम के द्वारा कि छोटा आ अवलिक बड़ा आ, धन छोटा आ अवलिक बड़ा आ बराबर बड़ा आ ही हो रहा है। मतलब छोटा आ हो और बाद में छोटा हो तब भी बड़ा आ होगा, छोटा हो बड़ा हो तब भी बड़ा आ होगा, और बड़ा बड़ा होगा तब भी बड़ा ही होगा। हिमालय, हिम धन आलय, हिम का अंतिम वर्ण छोटा है, आलय का आदि वर्ण बड़ा है, तो आप देखें हिमालय बन गया है, आ मिलकर आ हो गया है। इसी प्रकार ई छोटी ई हो या बड़ी हो, प्लस छोटी ई हो या बड़ी होगी बड़ी ई। रवि इंद्र, छोटी ई प्लस छोटी बड़ी ई बन गई तो रविंद्र। मात्रा को देखें। ऐसे ही ऊ का ऊ प्लस ऊ छोटा हो या बड़ा हो
तो बड़ा ऊ बन गया। जैसे उदाहरण देखें, भानु धन उदया, भानु में अंतिम वर्ण छोटा ऊ, उदया का आदि वर्ण छोटा ऊ, दोनों मिलाकर बड़ा ऊ बन गए तो भानुदया बन गया। इसी प्रकार छोटी री या बड़ी री हो प्लस छोटी री या बड़ी री हो तो बड़ी री, जैसे पितृधन ऋणम, अब पितृ की जो री है छोटी ही है तो दोनों मिलाकर बड़ी री बन जाएगा पितृऋणम। यहाँ पर दीर्घ पुस्तक में दिया नहीं है, एक री और लगेगी तो पितृऋणम बन जाएगा। आइए अब क्रमशः हम उदाहरणों को देखते हैं। हिमधन आलयः बराबर हिमालयः। अब हिम का आ यहाँ निकाल दिया किंतु इन्होंने हलंत नहीं किया पुस्तक में, यहाँ आप माँ में हलंत कर देंगे तभी तो आ निकलेगा। आलया का आ जोड़ दिया है इन्होंने, मतलब क्रमशः जो धन के चिन्ह लगे हैं सब मिला देंगे तो ऑटोमेटिक संधि हो जाएगी। अब छोटा प्लस बड़ा मिलकर बड़ा बन गए हैं। अब देखो यहाँ पर हिम का माँ हलंत है, बड़ा मिल जाएगा और प्लस उसमें लया जोड़ दो तो हिमालय बन गया। कितना बढ़िया तरीके से समझाया है यहाँ पर कि पदच्छेद किया है। इसके बाद आपको ये समझने के लिए व्यवस्था बताई गई है। आपको जब संधि आएगी तो आपको सीधा ही विग्रह करना है, हिमधन आलया बराबर हिमालय। ठीक है, इस तरह तो केवल समझने के लिए आपको यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि हमने पदच्छेद में भी देखा था कि अब हिम का अंतिम वर्ण क्या है, कोई पूछे तो छोटा है, आलय का आदि वर्ण बड़ा तो हिमालय बन गया। आइए रवि धन इंद्रः, रविंद्रः। अब रवि में अंतिम वर्ण क्या है, ई, इन्होंने निकाल दी यहाँ पर रव धन ई और इंद्रा का आदि वर्ण ई और इन्होंने जोड़ दिया है क्योंकि आ और ई मिल ई और प्लस ई मिलकर बड़ी बन जाएगा तो जोड़ देंगे रविंद्र बन जाएगा। आप देखें यहाँ पर कितना बढ़िया तरीके से पुस्तक में दिया हुआ है। आप लोग अपनी कक्षा 10वीं की पुस्तक को भी देखें। अब भानु धन उदया तो भानुदय, भान धन ऊ धन दया। अब ऊ धन ऊ मिलाकर बड़ा ऊ मिला दिया तो भानुदय बन गया है। आप लोग अपनी पुस्तक में से इस तरह के उदाहरण देखें और स्वयं करने का प्रयास भी करें। आपकी पुस्तक में भी बढ़िया तरीके से दिया है, कक्षा 9वीं में भी दिया है, कक्षा 10वीं में भी दिया, ये दोनों के लिए उपयोगी है ये संधि प्रकरण आज का। आइए पितृऋणम देखते हैं। पितृधन ऋणम, पितृऋणम, एक रेफ और यहाँ पर लगना शेष है, टंकन त्रुटि के कारण यहाँ पुस्तक में नहीं दी है। अब पित री निकल गई है तो ताहलंत हो गया है और री मिल गई, ऋणम हो गया, ऋणम जोड़ दिया, री बड़ी री तो पितृऋणम। इस तरह से पितृऋणम एक रेफ और लगेगी तब जाकर ये शुद्ध रूप बनेगा। आइए अब और भी उदाहरणों को हम देखते हैं। कस्य धन अपि, कस्यापि, भोजन धन आलयः भोजनालयः, हिमधन आलयः हिमालयः, भ्रमर धन आनंदा भ्रमरानंदः, धर्म धन आगमा धर्मागमः, श्वशुरः आलयः शशुरालयः, विद्यार्थी विद्यार्थी, शिक्षार्थी शिक्षार्थी, गीताध्यायः गीताध्यायः, सीतानुजः सीतानुजः, गंगाम्भा गंगाम्भः। इस तरीके से अब हाँ आप लोग समझ गए हों कि अंत में छोटा हो और बाद में छोटा हो, या अंत में बड़ा हो और बाद में भी बड़ा हो, या अंत में छोटा बाद में बड़ा हो, या अंत में बड़ा और बाद में छोटा हो, तब भी होगा बड़ा आ ही। ठीक, इस तरह से आपने ये आ वाले उदाहरण देखे। आइए अब ई वाले देखते हैं। अब ई छोटी ई प्लस छोटी बड़ा तब भी बड़ी होगा। दो उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, रवि धन इंद्र रविंद्र, कवि धन इंद्र कविंद्र। अब छोटी ई धन बड़ी ई देखें, मही धन ईसह महिषः, कपि धन ईसह कपीसः। अब बड़ी प्लस छोटी ई देखें तो बड़ी ई होगी, मही धन इंद्र महेंद्र, महती धन इच्छा महतीक्षा। अब दोनों बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी, नदी धन ईसा नदी सह, मही धन ईसा महिषः। इस तरीके से आप देखें कि ई छोटी हो आदि में या बाद में, या बड़ी हो, या एक साइड छोटी हो और दूसरी साइड बड़ी हो, या इस साइड छोटी और उस साइड बड़ी हो, तब भी ई बड़ी ही होगी। इस तरीके से आप पुस्तक में अन्य उदाहरण भी देख लेंगे।
आइए अब आगे बढ़ते हैं, उ के उदाहरण देखते हैं। छोटा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़ा उ। विष्णु धन उदय विष्णुदय। भानु धन उदय भानुदय। छोटा उ प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा उ। लघु धन ऊर्मि लघुर्मि। भानु धन ऊष्मा भानुष्मा। अब बड़ा उ धन छोटा उ बराबर बड़ा उ होगा। वधू धन उत्सव वधूत्सव। वधू धन उपरि वधूपरि। अब बड़ा उ प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा उ। वधू धन ऊर्ध्वम वधूर्ध्वम। वधू धन ऊर्णा वस्त्रम वधूर्णा वस्त्रम। ठीक, इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि उ छोटा हो या बड़ा हो, ठीक होगा बड़ा ही, क्योंकि इस संधि का नाम ही है दीर्घ। तो दीर्घान अर्थात गुरु बड़ा होना। आइए अब री का उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर देखें कि छोटी री हो या बड़ी री, होगा बड़ा री ही। मातृ धन ऋणम मातृ ऋणम। अब देखें यहाँ पर मैंने डबल ली कर दी है। डबल ली का उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। होत्री धन ऋणम होत्री ऋणम। ठीक, इस तरीके से हम एक री और बना देते हैं उसी तरह की, तो वो बड़ी री कहलाती है। तो इस तरह से मातृ ऋणम पितृऋणम पितृधन ऋणम पितृऋणम। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।